बेटा अब हम डबल कॉलम कैश बुक सॉल्व करेंगे। अभी सिंपल लेते हैं, विदाउट जीएसटी है, सिंपल सा है। पहले फॉर्मेट ध्यान दे दें। यहाँ पे डबल कॉलम बोला यानी 2 कॉलम है। जब हम सिंगल कॉलम कर रहे थे तो सिर्फ कैश का कॉलम होता था, बैंक होता ही नहीं था, और वहाँ पे हम बैंक की सारी एंट्रीज जो हैं वो इग्नोर करते थे। पर यहाँ पे अब हम इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम उसकी भी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कस करेंगे हम अब क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैंक। ठीक है, डबल कॉलम कैश एंड बैंक, 2 कॉलम है ना, इसलिए कैश एंड बैंक दोनों हम करेंगे। ऑन 31 मार्च 2018 एंट्री दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये क्या है, पिछले साल का बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी के तौर पे हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैश इन हैंड लिखा और इधर लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक। तो देखिए जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जब फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी यहाँ और यहाँ। अगर ये कैश एट बैंक ना दे के आपको बैंक ओवरड्राफ्ट देता तो क्या होता, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट देता तो हम यहाँ पे लिखते बैंक का अमाउंट। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ दे रखा है कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कैश इन हैंड तो आप यहीं लिखते, ठीक है, और इधर लिखते अगेन बाय बैलेंस बीडी, और बैंक कॉलम में वो ओवरड्राफ्ट लिखते। ठीक है, वो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए फेवरेबल बैलेंस है, देन आई रिसीव फ्रॉम आशा। ठीक है, तो आप एक एक एंट्री पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले है कैश इन हैंड 12750 एंड कैश एट बैंक 72400। हमने एंट्री कर दी टू बैलेंस बीडी 12750 एंड 72400। देन एंट्री है रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक ऑफ 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। अब ध्यान रखना बेटा, हम डबल कॉलम कर रहे हैं, 3 कॉलम की भी कैश बुक होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जब 3 कॉलम की होती थी तो डिस्काउंट कॉलम भी होता था, तो अभी तो 3 कॉलम हम कर ही नहीं रहे, तो हम डिस्काउंट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन इग्नोर होंगे, एक तो डिस्काउंट के होंगे और दूसरे क्रेडिट के होंगे। ठीक है, कैश और बैंक दोनों यहाँ पे हम अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए। तो है रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200। तो देखिए टू आशा कैश कॉलम में 1200 रुपये, और जो चेक हमने रिसीव किया है 3200 का, वो ये एंट्री है। ठीक है, उसके बाद है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। चेक यानी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, ना, पैसा आपके पास से जाएगा, तो बाय सैलरीज अकाउंट, ये मैंने बैंक के कॉलम में एंट्री की है 25,600 की। देन है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए आपने पैसा जो है वो बैंक से विड्रॉ किया है। अच्छा, इसकी अगर हम जनरल एंट्री करते तो क्या होती, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यही होती है ना, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज की, यही होती। बेटा एक नया कंसेप्ट आप सीखिए, डबल कॉलम में होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज है जिसमें कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है, चाहे तो कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, या फिर बैंक डेबिट हो रहा है कैश क्रेडिट हो रहा है। देखिए 2 ही एंट्री होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, पहला विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज और दूसरा है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। ये दोनों एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। और क्यों मैं आपको अलग से बता रही हूँ, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों तरफ होगा। अगर एक जगह कैश इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे जगह बैंक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बैंक इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ कैश डिक्रीज हो रहा है। क्या है, आपने अपने ऑफिस से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया। तो ये ही 2 एंट्री हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों ही साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज पहला डिक्रीज, तो इनको हम कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। और ये जो कॉन्ट्रा है, जब भी ये 2 एंट्री आएंगी तो इनकी दोनों तरफ एंट्री होगी, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, कहीं से इंक्रीज हो रहा होगा किसी का डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो जब भी ऐसी एंट्री आएंगी तो उसके आगे हम सी लिखेंगे। तो मार्च 9 की एंट्री आप बड़े ध्यान से देखिए, दोनों जगह है। मार्च 9 की एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मैंने बैंक से पैसा निकाला। सबसे पहले बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ ना आपका, क्या हुआ होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, यानी आपने वहां से निकाल लिया, तो बैंक बैलेंस इधर डिक्रीज होगा ना, पेमेंट साइड ये है। तो यहाँ लिखा मैंने बाई कैश, देखिए कैश लिखा और ये बैंक कॉलम में एंट्री कर रही हूँ। कभी भी कैश लिख के कैश कॉलम में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है।
तो अब आपने देखा कॉन्ट्रा एंट्री वो हो गई आपकी जिसमें दोनों ही एस्पेक्ट आपके इन्वॉल्व है, कैश एंड बैंक एट द सेम टाइम। तो कॉन्ट्रा एंट्री के आगे सी लिखना कंपलसरी, अगर आपने सी नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक आपकी जेब है, कैश बुक आपकी जेब है और बैंक जो है वो बैंक है। आपको अपनी जेब से पैसा निकाल के बैंक में रहेगा तो आप ही के पास पैसा, पर क्या है बस उसकी प्लेस चेंज हो गई। पॉकेट के पैसे जो हैं अब वो कम हो गए लेकिन बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी होती है। या फिर पॉकेट के पैसे इंक्रीज हो गए अगर आपने विड्रॉ किया है वहाँ से, तो विड्रॉ किया है तो बैंक से डिक्रीज होकर आपकी जेब में बढ़ जाएंगे, और अगर आपने जेब से वहाँ डिपॉजिट किया है तो जेब के पैसे कम हो जाएंगे और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो 9th की एंट्री आपको समझ में आ गई। कॉन्ट्रा एंट्री एक बार और रिपीट कर रही हूँ, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, सेम टाइम कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। तो क्या हुआ, आपने विड्रॉ किया है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो ये मैंने डिक्रीज कर दिया पेमेंट, मतलब बैंक से पैसे निकल रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है 21900, और ये कहाँ आ रहा है, मेरी पॉकेट में आ रहा है 21900। ध्यान क्या रखना है कि अगर ये बैंक है तो बैंक के आगे कैश होगा, और ये कैश है, कैश के आगे बैंक। कभी भी कैश कॉलम में कैश वर्ड नहीं आएगा और बैंक कॉलम में बैंक वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी, वो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर इन कैश। आपने परचेज किया है फर्नीचर इन कैश, तो बाई फर्नीचर आपने कैश डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, आपने पेमेंट जो है वो कैश में की है। नेक्स्ट है पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो डिस्काउंट तो हमें इग्नोर करना है, हमने पेमेंट की है किसको, मोहन एंड कंपनी। तो बाय मोहन एंड कंपनी हमने चेक से पेमेंट की है तो 10,900 हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ गए, डिस्काउंट को हमें नहीं करना है। देन है प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने अपने बिजनेस से अपने लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है, कैश वर्ड लिखा है तो कैश ही डिक्रीज होगा, और अपने पर्सनल यूज के लिए किया है तो बाय ड्रॉइंग, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट 11600। देन है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। ठीक है, तो सेल्स हुआ है तो 29 मार्च को 2 सेल्स करके 14800 आ गया। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक। अगेन देखो, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू द बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है अगेन। क्यों, इसकी अगर मैं जनरल एंट्री करूं तो बैंक अकाउंट टू कैश है। आपने क्या किया, आपने ऑफिस का कैश बैंक में जमा करा दिया, अपनी जेब से निकाल के कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया। तो जेब का पैसा कम हो गया और बैंक का पैसा इंक्रीज हो गया। जेब का पैसा कम हो गया, ये देखिए कम हो गया, मैंने लिख दिया बाय बैंक, जेब का पैसा कम हो गया, और ये पैसा किधर चला गया, बैंक में आ गया। बैंक है, बैंक के आगे कैश वर्ड, ये कैश है, कैश के आगे बैंक वर्ड। तो 2 कॉन्ट्रा एंट्री होती है, आप ध्यान रखिए, इनके अलावा कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। और कॉन्ट्रा एंट्री कोई आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि वाई सी इज रिटन इन द लेजर फोलियो कॉलम। भाई लेजर फोलियो में तो हम पेज नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सी क्यों लिखते हैं, तो इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि इसको अलग से पेज अलॉट नहीं किया जाता है, इनको यहीं से क्रॉस चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जिनके आगे सी लिखा हुआ है उनको यहीं से क्रॉस चेक कर लिया जाता है, हम लेजर अकाउंट इसका नहीं खोलते हैं अलग से। क्लियर। अब देखिए टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं कैश कॉलम। कैश कॉलम की टोटलिंग कर दी तो आपने देखा डेबिट में है 50,650, और अगर आप इसे प्लस करें, अभी आप बैंक कॉलम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, जब बैलेंसिंग कर रहे हो तो बैंक कॉलम भूल जाएं। आपने कैश का किया, अब इधर से कैश का करो, 16,500, 11,600 एंड 21,200। इनको जब आप टोटल करते हो तो यू गेट 49,300। तो कौन सा अमाउंट बड़ा है, यही वाला डेबिट वाला बड़ा है, डेबिट ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इस 50,650 में से मैं क्या माइनस करूं, इधर की टोटलिंग जो कि है आपकी 49,300। तो आपका जो यहाँ पे आएगा ना बाय बैलेंस CD, वो कितना आ रहा है, आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1350। बैलेंस जो है वो 13,1350। ठीक है, इसी तरह बैंक का आप करेंगे, बैंक की टोटलिंग कर ले। बैंक की जब आप टोटलिंग कर रहे हैं तो आपका अमाउंट आ रहा है 98,000। ठीक है, और जब आप क्रेडिट साइड की बैंक की टोटलिंग कर रहे हैं तो वो आ रहा है 58,400। तो बड़ा तो यही अमाउंट है, तो यही दोनों तरफ लिखा जाएगा। बैलेंसिंग ऐसे ही की जाती है, सबको याद है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल लाइन खींचते हैं, हमने खींच दी है। अब इधर की टोटलिंग करते हैं तो हमको मिलता है 58,400। तो 98,000 में से 58,400 माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 39,600। तो 39,600 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे
2018 और ये मार्च के ट्रांजैक्शन है, मार्च का लास्ट तारीख 31। देखिए ये जो कॉमा लिया है ना, मैंने कॉमा डाल रखा है, उसमें आप मार्च लिखेंगे, आप कॉमा नहीं डालिएगा, ठीक है। और यही जो है, ये जो अब मैं कर रही हूँ ना, 1 अप्रैल को जो ये चला जाएगा बैलेंस BD बन के, ठीक है, ये अगले महीने की 1 तारीख, ठीक है, दैट इज़ 1350 एंड दिस इज़ 39,600। ये हमने भेज दिया, आपका क्वेश्चन हो गया डबल कॉलम। समझ रहे हैं? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए।